अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया पीस प्लान अनवील किया कल, जब उनके साथ में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी मौजूद थे। और ये एक हिस्टोरिक दिन कहलाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल इसका हिस्टोरिक दिन बता रहे हैं। लेकिन इस पीस प्लान के मायने क्या हैं, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एजेसी यानी अमेरिकन ज्यूइश कमिटी के इंडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं अर्जुन हरदास सर। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, इस प्रपोजल की अगर हम बात करें, जो ये प्लान है, अब जो आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी प्लान का एक मैप बनाया हुआ है। इसके मायने क्या है? क्योंकि देखिए, इसको सपोर्ट इजराइल भी कर रहा है, इसको सपोर्ट इस्लामिक कंट्रीज भी कर रही हैं। लेकिन क्या ये एक ऐसा प्लान है जो वाकई में शांति लाएगा उस रीजन में, मिडल ईस्ट में? वेरी गुड क्वेश्चन शैलेंद्र, लेकिन मैं आपको शायद थोड़ा याद दिला दूं, ये हमास इजराइल की लड़ाई 2 साल हो गए हैं इसके। अभी 7 अक्टूबर को 2 साल हो जाएंगे। और आप न्यूज़ में काम करते हैं, आपको पता है कितने पीस प्लान्स आ चुके हैं पिछले 2 साल में ही। बाकी तो छोड़ो, क्योंकि गाजा इजराइल की लड़ाई ये पहली बार नहीं हो रही। जब से हमास हैज टेकन पावर इन गाजा सिंस 2007, तब से ये कुछ ना तो कुछ करते हैं। 2008 में उन्होंने किया, 2011 में किया था, फिर उसके बाद 2000 डेट्स मेरे थोड़े ऑफ है, लेकिन 2016 में किया था, फिर ऐसे कर चलते गए। लेटेस्ट था 2021 में इन्होंने लड़ाई की। इन्होंने कुछ अटैक किया, रॉकेट फायर किया, इजराइल की रिटेलिएशन करती है। और उसके हिसाब से देखा जाए तो इनका ये कोई पुरानी कोई नई चीज़ नहीं थी। लेकिन इस बार जो मेन चीज़ जो थी, द स्केल ऑफ द अटैक, जो 7 अक्टूबर को हुआ था, 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ, इस टाइप की अटैक कभी नहीं हुआ था। एक्चुअली अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मिलिट्री अटैक्स जो हो चुके हैं इजराइल और अरब देशों के बीच में, उनमें भी इस टाइप का इंटेंसिटी, जहाँ पर सिविलियन टारगेट्स जितने मरे हैं, वो नहीं हुआ इतने स्केल पे नहीं हुआ। लेकिन अब जब ये पीस प्लान लेके आए हैं खुद ट्रंप, तो ऐसे में जब हम देख पा रहे हैं कि अगर इस्लामिक कंट्रीज भी इसका समर्थन कर रही हैं, इसमें अगर हम कुछ कंट्रीज अगर मैं नाम ले पाऊँ, इसमें बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो इसको सीधे तौर पे सपोर्ट भी कर रही हैं, जिसमें कतर, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। तो जब बैकिंग इतनी स्ट्रांग है इस्लामिक कंट्रीज की, और आपको याद होगा कि इससे पहले यूएनजीए में साइडलाइंस में मीटिंग हुई थी, माना जा रहा है कि वहीं पे प्रपोजल डिस्कस हुआ था। तो जब इस्लामिक कंट्रीज जब बैकिंग साथ में है इस प्रपोजल के, तो क्या आपको लगता है कि हमास को मजबूर होना पड़ेगा? क्या हमास को, जैसे आपने बताया कि हमास को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या हमास मजबूर होगा कि वो उस पीस डील को माने? वो पूरा डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना हो पीछे की तरफ से। ये मेन चीज़ है कि वो यही तो समझने की बात है कि हमास का क्या सोचना है, कैसे करना है, किसकी बात सुनता है, किसकी बात नहीं सुनता, उसका कुछ पता नहीं चलता इनके बारे में। कतार ब्रोकरिंग कर रहा है, ब्रोकरिंग पीस एज दे से, लेकिन उस बात सुनते हैं कतार की बात? पता नहीं। वी जस्ट कैन नॉट टेल व्हाट इट इज। सो अगर देखो, कतार लीडरशिप जो बची हुई है, जो थोड़ी अभी, जिनको नहीं अभी तक इजराइल ने मारा, जो गाजा में जो डेथ्स हुए, जो हमास की जो लीडरशिप है, वो जो बची हुई है, वो सारे के सारे कतार टर्की में बैठे हैं। कतर एंड टर्की में बैठे हुए हैं। लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर प्रेशर करना है कि भाई इंसेंटिव क्या है, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो 5 स्टार होटल में बैठे हैं। एक उनमें से काफ़ी लोगों के पास है जिनके पास $4 बिलियन की पर्सनल वेल्थ है, जो सारे जो एडिशनल एड, जो पैसा गया है गाजा की तरफ इंटरनेशनल असिस्टेंस की तरफ से, वो सारा जाके इनके पर्सनल अकाउंट्स में जाता है। तो क्या उनको क्या इंसेंटिव है करने के लिए? जो मरते हैं लोग, वो तो ऑर्डिनरी लोग मरते हैं, पुअर पीपल। तो क्यों करेंगे अगर उनको कोई फायदा नहीं है? वही तो बात आपने बोली कि प्रेशर की बात है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए। लेकिन जो प्रपोजल है, जो प्लान है, उसमें इस बात का भी जिक्र है कि जो भी सरकार बनेगी गाजा में, उसमें हमास का कोई रोल नहीं होगा। तो अगर रोल नहीं होगा तो हमास को मिल क्या रहा है? जैसे आपने पूछा कि उनके वो अचीव क्या कर रहे हैं इससे। तो अगर हमास अभी इसको, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमास को अभी इसको स्टडी कर रहा है इस प्लान को, और वो जेन्युइनली स्टडी कर रहा है, लेकिन उसका आउटकम क्या होगा पूरी तरह से डिपेंड करता है कि हमास का रिस्पॉन्स क्या रहता है। टू पुट इट वेरी बेसिकली, उनको क्या मिल रहा है कि दे विल नॉट बी किल्ड बाय इजराइल।
एंड इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ, अगर मैं इंग्लिश में ही बोल सकता हूँ दिस टाइप का स्टेटमेंट, अगर उनको थोड़ी सी भी कोई इंटरेस्ट हो गाजा के सिविलियंस की तरफ से के लिए, वो स्टॉप करेंगे लड़ाई, रिलीज करो हॉस्टेजेस। इजराइल ने 2 साल से बोला हुआ है, 2 साल से बोला हुआ है कि सीज फायर हो जाएगी अगर आप 3-4 चीजें को करें, रिलीज ऑफ ऑल द हॉस्टेजेस, ऑल इंक्लूडिंग बॉडीज, डेड बॉडीज, सरेंडर एंड लीव गाजा। इतना कोई मुश्किल नहीं है, करेंगे। अभी तक 2 साल में तो किया नहीं है, लेकिन यही चीज इस प्रपोजल में बोली जा रही है। तो क्वेश्चन है इसके भाई, हाँ, इनका कोई इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर कतर में ये जो लीडरशिप बैठी हुई है, हमास की लीडरशिप, उनके बैंक अकाउंट बंद कर दो, उनको अरेस्ट करो, या कुछ उस टाइप का इंसेंटिव हो सकता है। अदरवाइज वही आपको याद होगा, मुझे अभी याद आ रहा था कि जब इजराइल के पीएम नेतन्याहू यूएनजे की स्पीच दे रहे थे, आपका बड़ी दिलचस्प स्पीच थी उनकी, और बहुत जहां पे उन्होंने कहा कि उस मंच से वो सीधे एड्रेस करेंगे उन हॉस्टेजेस को जो गाजा में है, और उनके माइक से जो उनका जो मैसेज है, लाउड स्पीकर्स लगाए गए थे गाजा के आसपास में, ताकि जो सीधे वो अपने हॉस्टेजेस को एड्रेस कर सके। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुई थी अभी रिसेंटली यूएनजीए में। लेकिन हम बात करें कल की ही मीटिंग की, लेकिन जैसे जब ये प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू को जब एड्रेस करना था और इस प्लान के बारे में बात करनी थी, उससे पहले उनकी अलग से मीटिंग हुई और नेतन्याहू ने फोन किया कतर को माफी मांगने के लिए। तो आपको लगता है ये एक ब्लॉकेड था, एक स्टेप जहां पर उनको पीछे हटना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि इजराइल में बहुत से ऐसे नेता हैं जो इस बात से खुश नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। उनके नेतन्याहू के गवर्नमेंट में हार्ड लाइन जिसको बोलते हैं, जो उन्होंने इंटरेस्टिंगली कोई अभी रिएक्शन नहीं दिया है कतर ये पीस प्लान के ऊपर और अपॉलॉजी के ऊपर, जो हमास को कतर के प्रिंस को, प्राइम मिनिस्टर को फोन किया, अपॉलॉजी की है, उन्होंने माफी मांगी है, उसके बारे में अभी कुछ बोला नहीं है। नेतन्याहू शायद थोड़ी देर में पहुंचेंगे इजराइल वापस अमेरिका से, और तब थोड़ा वो डिमांड होगा, कैबिनेट मीटिंग होगी, तुमने क्या किया जाके, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन क्या उसमें से निकलेगा वो तो उन्हीं को पता चलेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हम इसी चीज को देखें जो आपने पॉइंट आउट किया है, माफी मांगी है, देखा जाए मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से ये बड़ी चीज है। बिल्कुल। इट मे बी जस्ट ऑप्टिक्स, लेकिन किया है ये कभी मतलब जनरली ऐसे नहीं होता अपॉलॉजीज। ये पिछली बार एक्चुअली बहुत 25 साल हो गए जब से बीबी नेतन्याहू ने कभी अपॉलोजाइज किया किसी लीडर को, अरब लीडर को। वो एक और इंसिडेंट हुआ था 96 में। सो उसके हिसाब से देखा जाए तो इट इज द होल थिंग इज अनयूजुअल व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड अगर आप पॉइंट्स देखेंगे ये सारे के सारे, it's not relevant to read each point. Each point is dependent on the previous points. कि अगर ऐसा होगा फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर चौथा पॉइंट होगा, तो फिर 5वां पॉइंट पे जाएगा। शुरू नहीं हुआ अभी तक। ये एक चीज है कि अभी इस समय विजुअली हमास इज आइसोलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कतर उस लिस्ट में है जिन्होंने सपोर्ट किया प्लान को, तुर्की इस लिस्ट में बिल्कुल बिल्कुल, इजिप्ट, स्ट्रॉन्ग पावरफुल अरब इस्लामिक नेशंस आर सपोर्टिंग दिस प्लान। लेकिन अगर अब बड़ा सवाल ये है कि अगर हमास नहीं मानता है, अगर हमास ने इस पीस प्लान को उठा के और कचरे के डब्बे में डाल दिया, हमने कल देखा कि उसी टाइम नेतन्याहू ने यह कहा था कि अगर वो नहीं मानते हैं तो हम अपने तरीके से अपना ऑपरेशन आगे रखेंगे। उसका समर्थन डोनाल्ड ट्रंप ने उसी मन से किया। तो क्या ये माने कि अगर वो पीस प्लान नहीं होता तो ये वॉर आगे इंटेंस हो? I'll give you an example. 25 साल पहले 2000 में प्राइम मिनिस्टर जो थे इजराइल के एक समय, क्या नाम उनका, सॉरी आई एम जस्ट स्लिपिंग माय माइंड, बट उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पर एक फॉर्मर रिटायर्ड जनरल थे। ओके, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही गेव द बेस्ट पॉसिबल टू अराफात एन ऑप्शन अबाउट अ इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। ओके ओके, एहूद बराक, प्राइम मिनिस्टर बराक। ओके, best possible, which means 97% of the West Bank, East Jerusalem, exchange of population, जो भी करना था, तो further negotiations थे, लेकिन the best possible agreement under the circumstances कि आपको मैं जितना आप मांग रहे हो हम दे रहे हैं,
ऑलमोस्ट पर वो नहीं हुआ, फेंक दिया हमास ने फेंक दिया, हमास नहीं, पीएलओ ने। पीएलओ ने। नाउ क्या हुआ उसके बाद? सेकेंड इंतफादा, राइट आफ्टर दैट 2001 सेकेंड इंतफादा शुरू हो गया, अपराइजिंग शुरू हो गई उसके बाद। और अभी क्या चल रहा है? रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट। अरे वो इसमें मेंशन नहीं है। ऑफर दिया था ना हाँ 25 साल पहले, हाँ प्राइम मिनिस्टर बराक अराफात के बीच में बात हुई थी, हाँ। क्लिंटन प्राइम प्रेसिडेंट थे उस समय, इट्स रिकॉर्डेड। पर अब जो नया पीस प्लान है, नाउ दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस पीस प्लान फॉर द हमास इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इट्स द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन currently. ओके। If they don't accept it, अगर हम बात करें इस मैप की जो कल जारी हुआ था व्हाइट हाउस की तरफ से, और उसको ये बहुत सारा जो प्रेस रिलीज था उसमें बस एक ये मैप है, तो आपको थोड़ा बता सकते हैं इस मैप में है क्या, गाजा कहाँ पे है और ये 3 लाइनें क्या हैं, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? एक चीज़ का ये लगता है बड़ा एक्सेट्रा, लेकिन जहाँ पर मैं जा चुका हूँ काफ़ी बार, यहाँ पर गाजा में भी जा चुका हूँ मैं। ओके। आई हैव स्पेंट टाइम रिपोर्टिंग फ्रॉम गाजा फ्रॉम अ प्रीवियस चैनल। द लेंथ इज अबाउट लेट्स से 50 kilometers, and the widest point is about say 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर approximate. बहुत छोटी जगह है। पॉपुलेशन के हिसाब से डेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दो पॉपुलेशन करेंटली अबाउट 2 मिलियन है। और जेनोसाइड की बकवास करते हैं लोग, कुछ नहीं। डेथ्स हुई है, नो डाउट अबाउट इट, सिविलियंस हैव डाइड, बट इट्स नॉट अ जेनोसाइड। Genocide means completely separately. Now you see what you have. IDF current line of control, which means that blue. That अभी जो लेटेस्ट अपने पिछले कई हफ्तों में कंट्रोल ऑफ गाजा सिटी टेकिंग ओवर, यहाँ तक ये स्ट्रिप ऑफ लैंड सी कोस्ट है और गाजा सिटी यहाँ तक वो डिप्लॉयड अभी यहीं पे है, वो अभी डिप्लॉयड यहाँ पर है। इट इज़ नॉट दैट सिंपल, बिकॉज लोग कहेंगे, इसी एरिया को देखकर कहेंगे 1967 की वॉर में जब उन्होंने ऑक्यूपाई किया था गाजा को, 2 दिन लगे थे। 2 दिन में वो इजिप्शियन आर्मी थी यहाँ पर, उनको डिफीट कर दिया 2 दिन में, 3 दिन में फुल्ली ऑक्यूपाइड। लेकिन लोग भूल रहे हैं ये पूरे स्ट्रिप में, गाजा स्ट्रिप में, गाजा पट्टी में अंडरग्राउंड टनल्स एंड हॉस्टेजेस, जिनको बंदियों को वो अभी भी वहाँ पे अंदर हैं। हॉस्टेजेस कहाँ रखे हैं हमें नहीं पता, जिसका जिक्र बीबी ने भी किया था, और 48 उन्होंने बताया था जहाँ तक मुझे याद है। 48 to 50, आई फॉरगेट द एग्जैक्ट नंबर। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली जिंदा कितने बचे? करीब 20 नेग्लिजेंस से मरे हैं लोग, क्योंकि आ चुके हैं बॉडीज पिछली बार। मर्डर से मरे हैं, दैट मीन्स उन्होंने उनका हमास के लीडर, हमास के लोगों ने एक किडनैप किया था लड़के को जो 4 महीने का था, उसको और उसके भाई को जो थोड़ा बड़ा 3.5-4 साल का था, और उनकी माँ को, तीनों को किडनैप किया, बंदी बनाया और उनको गला घोंट के मार दिया। बच्चों को, छोटे बेबीज को। ये जो बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे छोटा वाला, उसने अपना पहला बर्थडे बंदी बना कैप्टिविटी में मनाया। ये इस टाइप के लोग हैं ये। एंड जब बॉडीज रिटर्न किए इस फैमिली के, एंड जो फैमिली को रिटर्न किए, जो बॉडीज इवेंचुअली जब रिटर्न किए, बच्चों को बॉडीज दे दी, मदर की बॉडी किसी और को बॉडी दे दिया। और जब यहाँ इजराइल में जब पहुँचे और फिर खोला कफन को जब खोला, कि कोई और पर्सन था, कोई किसी और की बॉडी थी, तो अरब लेडी की बॉडी थी। ये इस टाइप के लोग हैं। सो इजराइल IDF जिसको बोलते हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, बड़े ध्यान से इनको करना पड़ता है, क्योंकि जो बचे कुछ हैं उनको भी तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि भाई उनको एक्सीडेंटली मर ना जाए। और हो चुका है, एक्सीडेंटल डेथ्स होते हैं, वॉर है। अच्छा अर्जुन सर, अभी हमने ये भी देखा है कि इस पीस प्लान के समर्थन में भारत भी आया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह ही इस बारे में ट्वीट करके कहा है कि भारत समर्थन करता है और भारत भी चाहता है कि शांति वहां पर हो। बिल्कुल। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि भारत का इस पूरे पीस प्लान में क्या रोल हो सकता है? क्योंकि ये भी आज हमने ये भी देखा है कि इजराइल के एम्बेसडर ने कहा है कि गाजा की रिकंस्ट्रक्शन में भारत का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। 2 चीज़ें इसमें। एक तो भारत का ये पुराना स्टैंड है कि जब भी कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट होती है, डायरेक्टली बात करें, थर्ड पार्टी शुड नॉट इंटरफेयर। थर्ड पार्टीज, बिकॉज इंडिया ने भी, इंडिया बिकॉज लोग आते हैं ना, आप जानते हो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर कोई लड़ाई होती है, चाइना और अमेरिका विल कम इन, मीडिएशन, ये सब। इजराइल इंडिया का बड़ा क्लियर स्टैंड है, नो मीडिएशन, टॉक डायरेक्टली टू पर्सन टू पर्सन, बायलैटरल।
It's the same thing with here. Israel and the Palestinians have to talk to each other face to face, bilateral conversation. That is the main thing. The rest of it, अगर कोई रिकंस्ट्रक्शन हो, अगर कुछ बाकी चीज़ों की बातें करने बाद में, सीज फायर के बाद, पीस ट्रीटी, पीस व्हाटएवर फॉर्म के बाद, फिर आगे देखा जाएगा अगर इंडिया की ज़रूरत है. लेकिन एक फ़र्क है, इंडिया recognized Israel in 1950. It also recognized Palestine as a state in 1988. Correct. By the then Rajiv Gandhi government. So India is two-state solution. Two-state solution. What is the thing? Where the two-state solution is going and in what form it will come, that has to be discussed between the two partners, Israel and the Palestinians. True. It is not India's job or any other country's job, officially, to put in their own two bits. They can assist. जब पूछा जाए थोड़ी मदद के लिए कि अगर इसमें यहाँ थोड़ा फंस गए हैं, आप थोड़ी हमारी हेल्प कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन जैसे आपने बोला, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, गाजा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया. अगर रिकंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया की तरफ से कोई टेक्निकल असिस्टेंस रिक्वायरमेंट हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जिसकी एक्सपर्टीज है इंडिया में, उसके हिसाब से करा जाए, यस इंडिया विल ज्वाइन, बट इंडिया विल नॉट इंटरफेयर. अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल अपनी स्पीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का भी उन्होंने तारीफ की कि उन्होंने समर्थन किया है. तो ऐसे में पाकिस्तान का क्या रोल रहा, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही माना जा रहा है कि इस पीस प्लान के उन्होंने शायद अभी रिसेंटली उनकी मुलाकात भी व्हाइट हाउस में हुई थी. तो ऐसे में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं ट्रंप पिछले कुछ टाइम से. आप पाकिस्तान को जानते हैं, मैं पाकिस्तान को जानता हूँ, ट्रंप पाकिस्तान को नहीं जानता. एंड लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तानीज बड़े खुश हो रहे हैं कि ट्रंप इज गिविंग दिस गिविंग दैट. उनको ये शायद भूल गए हैं या उनको इस समय इतनी खुशी हो रही है कि ट्रंप के अटेंशन पाकिस्तान की तरफ है. वो उनको पता नहीं कर, उनको लग नहीं, उनको शायद समझ नहीं आ रही कि ट्रंप का ये मूड के हिसाब से होता है. अगर कुछ उनको नहीं अच्छा लगा वो कल. अच्छा, हमने ये भी देखा था कि व्हाइट हाउस में जब उनकी जब मीटिंग वहाँ हुई थी तो उस टाइम में उनकी मुलाकात अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस के प्रेसिडेंट से हुई थी. और क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान ने अगर समर्थन कर दिया है इस पीस प्लान का, तो हम ये कहेंगे कि अब पाकिस्तान स्टेट ऑफ इजराइल को भी रिकॉग्नाइज करेगा या नहीं, कभी नहीं करेगा? कर सकता है, उस पर तो कोई कल सुबह भी कर सकता है. ऐसे कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकता. वो ट्रंप के कहने पे तुरंत कर देगा. नहीं वो उतना भी नहीं. लेकिन प्लीज सोचिए, पाकिस्तान को ऐसे जानते हैं, हमारा अनफॉर्चुनेटली पड़ोसी है. आप सोचिए, पाकिस्तान में सालों से इंडिपेंडेंस से देखा जाए तो इजराइल इज एन इवल कंट्री. ट्रू. कंपेयर टू इवन इंडोनेशिया लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी. वो भी आपने अगर यूएन संयुक्त राष्ट्र के स्पीच में अपने प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को सुना होगा. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंड जब किया, ही सेड वी विल रिकॉग्नाइज इजराइल व्हेन देयर इज अ बेटर कॉम्प्रिहेंसिव, बट वी वांट अ पीस टू बी डन. एंड देन हाउ डिड ही एंड द स्पीच? अल्हम्दुलिल्लाह करके, इस्लामिक एंडिंग, शलोम, नमस्ते. वो सुना मैंने जी. ये कभी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कभी करेगा ऐसे? कभी नहीं. शलोम कर दिया तो उसको घर जाके उसको तो मतलब एयरपोर्ट से ही निकाल देंगे उसको. सो इस्लामिस्ट दे विल नेवर. पहले तो सालों से इवल पीपल. बट अगर ये जब माहौल बन गया है और जो ट्रंप उनको स्पेस दे रहा है, तो हो सकता है कि इस एवज में वो ऑप्शन हो सकता है. कुछ नहीं रूल आउट कर सकते, कुछ भी नहीं. मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स के हिसाब से कुछ नहीं रूल आउट कर सकते. लेकिन बात वही पड़ती है कि होगा कि नहीं होगा. एंड इजराइल की तरफ से अनऑफिशियली बोलते हैं, अगर पूछा जाए तो अनऑफिशियली बोलते हैं कि, मतलब ऑफिशियली भी बोलते हैं दैट वी हैव नो कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान. ऑब्वियसली देयर इज नथिंग टू डू विद देम, एक्सेप्ट अभी एक शिप को बॉम्ब किया उन्होंने, पाकिस्तानी शिप को, यमन के हुतीज के सप्लाई कर रहा था, उसको छोड़कर डायरेक्टली कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो हो जाए. लेकिन व्हाट डज पाकिस्तान हैव टू गिव टू इजराइल? Nothing to offer. And there is the ambassador, was it the ambassador, was it somebody who said, it is the ambassador, spoken on your sister channel with Zaka, was there has to be a groundwork. True. You have to prepare. One of the main things which comes when Israel talks about peace treaties and all that, एक चीज़ उनका वो एक word use करते हैं, lack of belligerence. Belligerence means, अगर आप कोई lack of belligerence means, that means don't show. If you want to show an evil person, Shylock type of, from Shakespeare, तो Jewish
hooked nose, the stereotyping, that kind of thing. अगर आपको अच्छा तुम पैसे नहीं दे रहे मेरे को, are you Jewish? Okay. You know that is called belligerence. So you have to stop all that. Get the minds. Go to UAE. Nobody cares that you're Jewish or Israeli or anything like that. I went around with an Israel cap, saying Israel written there in Dubai, Abu Dhabi. They don't care. They don't even अच्छा ask. वही हमने देखा कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिक्र किया बोर्ड ऑफ पीस का, जिसमें कहा वो खुद ही उसको चेयर करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस का पर्पस क्या होगा? क्या एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट वहां पर लाई जाएगी? Transitional government and supposed to be neutral people. That is the idea. Non-Arab, non-Palestinians, non-Israeli kind of Mix. thing. Mix of people, international European leaders, etc. Western leaders जैसे होता है. Idea is to show कि भाई we are not taking any sides. This is the neutral. neutral. Who's neutral to ensure a balanced preparation. We are not taking Israel's side. We are not doing anything on behalf of Israel, and we are not doing anything on behalf of the Palestine. Hamas mainly. But main चीज इसकी अगर आप second half देखेंगे, to prepare the groundwork until the Palestinian Authority, which is in the West Bank right now, can take over the management of Gaza. लेकिन उस चीज के लिए तीन चीजें की जरूरत है. रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म्स जिनकी जरूरत है, जो पैलेस्टीन अथॉरिटी के बारे में रिफॉर्म्स बोले, एक है दे हैव टू स्क्रैप व्हाट इज कॉल्ड पे फॉर स्ले, मतलब पैसे मारने के, जो उनका पॉलिसी है, बोलते हैं अनऑफिशियली स्क्रैप कर दिया लेकिन नॉट रियली, इज दैट अगर कोई वेस्ट बैंक का पैलेस्टीनियन पर्सन डज अ सुसाइड बॉम्बिंग, किल्स द एनिमी इन इजराइल और व्हाटएवर, उसके खानदान को पैसे मिलते हैं एवरी मंथ, सैलरी मोर और लेस. सो इसको स्क्रैप करना है. सेकेंड थिंग इज रिफॉर्म ऑफ देयर एजुकेशन सिस्टम. ये सब गाजा के अंदर करना है? नहीं, पहले पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ये सब करना है, करना पड़ेगा, बिफोर कमिंग टू बी गिवन द अथॉरिटी ऑफ टेकिंग ओवर ऑफ रनिंग गाजा. ओके. सेकेंड इज एज आई सेड एजुकेशन. एजुकेशन इज नॉट नॉर्मल. ये मैथमेटिक्स का डिफरेंट टाइप नहीं, उस टाइप की नहीं है. Again the same thing. There is hatred against Jews in their textbooks. If you have a question will be there, mathematics. Let's say I haven't read I've seen them, but I have not repeat. If you have 5 Jews and 10 Arabs, and if you have to survive, if you have to kill 5 Jews, 3 Jews, how many Jews will be left? इस टाइप का बच्चों को सिखाते हैं. बेटा 5 साल का बेटा आएगा किसी का, बेटा आप क्या करोगे बड़े होके, जैसे सवाल पूछते हैं बच्चों को. When I grow up, I want to kill Jews. This is their motto. This is their education. I'm not saying this myself. Go look on YouTube, you'll see the education, this thing. It's there. So until these reforms can be done in the Palestinian system, in the Palestinian Authority system, then they can take over. Then they will, it's all Arab government, what to do, how they do, without Hamas. विदाउट हमास. एक आखिरी सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, अगर ये मुमकिन हो गया, अगर पीस डील पर हमास तैयार हो गया, क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलेगा? Well, इस साल तो नहीं मिलेगा, but I'll tell you this also. No, it's a very good question. And okay, if it happens, yes, deserves it, I'm sure. He deserves it. Well, that's in contention. Nobel Prize का भी आप जानते हो किस किस को मिलता है कहाँ से. और previous recipients also have got it on very, वो पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट को मिला था for the future. लेकिन I will tell you this, लोग भूल गए हैं 20 साल पहले जब आप रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं and peace treaties and other kind of things, 20 साल पहले गाजा से इजराइल के सारे फोर्सेस ने विड्रॉ किया था. मिलिट्री, सिविलियंस, dead bodies were taken out and brought out of Gaza. Israelis completely cleaned out. Not a single Jewish Israeli presence in Gaza. Unilateral. कोई agreement नहीं थी. Unilateral. हम निकाल रहे हैं, तुम्हें जो करना करो. और उस समय Palestinian Authority was in charge. क्या किया उन्होंने? And उसमें green houses थे, factories थे, businesses थे, जो वहाँ से गाजा में चल रही थी, flourishing. The first day that the Palestinian Authority took over, उन्होंने हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, just because it is an Israeli product. Oh, okay. There was an airport there. Did you know that? Inside Gaza. Okay. There was a seaport. There's an airport. It's not there anymore. It's not there anymore. They didn't destroy that, but during one of the bombings, Israel destroyed that. But they had seaport. They had an airport where they could have done business. They could have got tourists.
दे गॉट अ फुल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ था उनके पास। जो अब बोल रहे हैं कि फ्लरिशिंग इकोनॉमिक कर सकते हैं, वो 20 साल पहले उनको मिला था। तो वही पाकिस्तान का हमने ये भी देखा है कि इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से बयान दिया गया कि वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए नोबेल मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये जेन्युइनली ऐसा कुछ बड़ा होता है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक बात होगी अगर ये कंप्लीटली हमास को ख़त्म किया जाए और वहाँ पर पीस, परमानेंट पीस अगर आ जाती, तो जाहिर तौर पर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप डिजर्व करते हैं नहीं करते, लेकिन उनको वो करते हैं नहीं करते बात की बात है, लेकिन उनके पीस प्लान के साथ भारत भी खड़ा है, बहुत सी कंट्रीज उनके साथ खड़ी हैं, सिर्फ हमास इस वक्त अलग पड़ा है। तो अब देखना ये होगा कि इस पीस प्रोसेस को लेकर हमास का क्या जवाब आता है। अर्जुन जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर